सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था पार्ट फर्स्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ये है पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके अंदर कहां से कहां तक आर्टिकल होते हैं? तो आर्टिकल 12 टू 35। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 12 से, फंडामेंटल राइट्स। चलिए, तो देखो, आर्टिकल 12 में बेसिकली क्या बताया जाता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। क्या बताया जाता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो भी हम आगे फंडामेंटल में स्टेट, जहां जहां वर्ड स्टेट यूज होगा उसका मतलब क्या होगा वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? देखो, एक चीज तो क्या आएगी? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव में आपको बता ही था कौन कौन आ जाता है। प्रेसिडेंट आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है, और क्या आएगा? तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका। एंड जो लास्ट थर्ड थिंग आ जाती है उसके अंदर क्या आ जाता है? एक तो पीएसयू, ये क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर कौन कौन से आ जाता है? जैसे कि ओएनजीसी हो गई, मतलब कुल मिला के जिन जो भी कंपनियां जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ही कंपनी है वो आ जाती है इसके अंदर। फिर फिर क्या आ जाता है? एक चीज आ जाती है कंपनीज फंडेड बाय स्टेट फंड। ठीक है, कंपनी छोड़िए, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और क्या आ जाता है? एक लास्ट वन एंड फाइनल थिंग आ जाती है, क्या? लोकल बॉडीज। ठीक है, लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटी या फिर पार्लियामेंट, वो सॉरी, म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट देख रहे थे जिसके अंदर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, एंड उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंस्टीट्यूशन जिसको फंड कौन कर रहा है? स्टेट। ठीक है, एंड लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत। ठीक है, चलिए, अब आर्टिकल थर्ड में हम क्या देखते हैं? तो आर्टिकल थर्ड में हम बेसिकली देखते हैं कि कुछ जो लॉ थी, ठीक है, कुछ लॉ थी, कैसे कैसे? आर्टिकल 13 मतलब एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि संविधान से पहले की लॉ। ठीक है, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, जो कि इज इनकंसिस्टेंट टू, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? विरोधी या फिर असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऐसी कोई लॉ जो कि पहले ही संविधान बनने से पहले ही बनी हुई थी, एंड वो विरोधी किसके? फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए? हमारे मूल अधिकार, वो सबसे ऊपर हो गए। ठीक है, तो अगर वो हमारे इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है,
तो एक लाइन ये वाली ध्यान रखना, वो शून्य घोषित कर दी जाएगी। क्या घोषित कर दी जाएगी? शून्य। तो इज या फिर छोड़ो, शैल बी void to the extent of inconsistency। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ये लाइन रट लो, बार बार रिपीट होती रहेगी। क्या? अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट है, विरोधी हमारे फंडामेंटल राइट्स के, तो वो वॉइड यानी कि शून्य घोषित कर दी जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है? उसके बाद ये क्या हो गया? आर्टिकल 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है? अब यही आर्टिकल 13 का हम अगर सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो क्या कहता है कि एनी लॉ, यानी कि एनी लॉ से मतलब क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि संविधान बनने के बाद एनी लॉ पास्ड बाय स्टेट। ठीक है? पास्ड बाय स्टेट का मतलब समझ गए ना? वो स्टेट में सारी चीजें पास्ड बाय स्टेट इज सेम थिंग, इज इनकंसिस्टेंट, then it shall be void to the extent of inconsistency। समझ में आई इतनी सी बात? क्या कि अगर कोई लॉ संविधान के बाद बनी है और वो स्टेट ने पास कर दी है, फिर भी क्या होगा? फिर भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाएगी तो वो क्या कर सकता है? इज इनकंसिस्टेंट, वो अगर वो विरोधी है वो लॉ, देन उसको भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा टू दी एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है? अब इसके अंदर एक थर्ड पार्ट आता है, ये बात समझ में। आर्टिकल 13 में एक क्या कहता है? पहले की संविधान पूर्व जो भी लॉ बनी हुई है, ठीक है, और वो अगर इनकंसिस्टेंट है, विरोधी अगर फंडामेंटल राइट्स के, तो शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। और क्या कहता है कि एनी लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, यानी कि संविधान के बाद, यानी कि अभी हाल फिलहाल में कोई लॉ बना दी या फिर पता होते हुए भी कि वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, इज अनकंसिस्टेंट टू दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? देन इट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है? इतनी बात ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है? शून्य घोषित कर दी जाएगी। अब इसके अंदर कहता है कि ये जो लॉ लिखे हुए हैं, ये लॉ के मतलब क्या है? ठीक है? तो ये लॉ के मतलब हम देखेंगे पार्ट थर्ड में। ठीक है? तो लॉ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस क्या हो गया? तो आपको पता है पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। ठीक है? अब जब सेशन नहीं चल रहे हो और कोई लॉ बनानी हो या फिर कोई टेम्पररी लॉ बनानी हो, तो उसको ही क्या कह देते हैं? लॉ वर्ड मीन्स, लॉ वर्ड मीन्स क्या हो गया? ऑर्डिनेंसेस। समझ में आ गया? पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब जब सेशन की छुट्टी रहती, कितने सेशन रहते? 3। बजट सेशन, ठीक है, उसके बाद मॉनसून, उसके बाद विंटर। जिस टाइम पे सेशन नहीं चल रहे, उस टाइम पे अगर मान लो कोई हाल फिलहाल कोई लॉ बनानी पड़ जाए, तो ऑर्डिनेंसेस वर्क एज अ टेम्पररी लॉ। बात समझ में आई? ठीक है? ये क्या रहेगी? टेम्पररी लॉ रहेगी, क्योंकि फिर से जब सेशन आएगा, यानी कि फिर से जब पार्लियामेंट खुलेगा, तो एकदम से बुला तो सकते नहीं है, तो फिर से जब सेशन, इसके बारे में और डीप पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिर से सब जब सेशन बुलाएंगे तो फिर से ये लॉ इंट्रोड्यूस करी जाएगी कि पास करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। ठीक है? लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ऑर्डिनेंस को एज ए लॉ वर्क करवा सकते हैं, एज ए टेम्पररी लॉ। और या फिर ऑर्डर। ऑर्डर कौन देता है? जो एग्जीक्यूटिव हो गए हमारे। ठीक है? ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। ठीक है? तो ये सारी एटसेट्रा। या फिर कोई कस्टम्स जिनके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ द लॉ। ठीक है? ऐसे कुछ कस्टम जो कि संविधान में लिखे गए, मतलब कुल मिला के वो लॉ का एक पार्ट है। ठीक है? तो लॉ में, अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि बिल क्या होता है। तो बिल जब पार्लियामेंट में सबसे पहले जब कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है, तो वो इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करी जाती है, और जब वो पास हो जाती है तो वो एक्ट कहलाती है। ठीक है? और लॉ क्या होता है? लॉ के अंदर ही एक्ट आता है, लॉ के अंदर ही रूल्स आते हैं, लॉ के अंदर ही रेगुलेशन आते हैं, लॉ के अंदर ही नोटिफिकेशन आते हैं, सब कुछ लॉ के अंदर ही आता है।
ठीक है, चलिए उसके बाद ये बात समझ में आर्टिकल 13 का ये थर्ड पार्ट है कि लॉ का मतलब क्या है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी कि पहले जो भी संविधान पूर्व जो भी लॉ बना दिया गया है, ठीक है, वो अगर इनकंसिस्टेंट है टू द फंडामेंटल राइट्स देन इट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। और यानी कि फिर कोई अगर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में भी बनाया गया संविधान, जो बाद में बनाया गया जो लॉ, अगर वो भी स्टेट बना देती है, अगर वो भी इनकंसिस्टेंट से विरोधी है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, मूल अधिकार के, तो वो भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा, हम लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो लॉ के अंदर ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, ठीक है, कस्टम्स, जिसमें लॉ का फोर्स है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं आर्टिकल 14। लेकिन आर्टिकल 14 पढ़ने से पहले क्या बात पता होनी चाहिए हमें, अच्छा उससे पहले कुछ क्लियर कर देता हूं कुछ मेथड्स। एक तो अपना हो गया क्या, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये है जुडिशरी, कौन है, जुडिशरी, ठीक है, ये है कौन, लेजिस्लेचर, और ये है कौन, एग्जीक्यूटिव। तो इफ एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या देगी, लॉ देगी, और एनी ऑर्डर गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये क्या देगा, ऑर्डर देगा। और अगर वो सब इनकंसिस्टेंट है यानी कि विरोधी है किसके, बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो है क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट टू द बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई, ठीक है। देन जो जुडिशरी होगी वो क्या करेगी, इनका रिव्यू कर सकती है, क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। एंड अगर उसको पता चला कि वो इनकंसिस्टेंट है, विरोधी है बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, देन द कोर्ट विल, ठीक है, कोर्ट विल डिक्लेयर, या फिर ये रुको, कोर्ट विल स्टॉप द एनफोर्समेंट, ठीक है, जो लॉ जो पास किया गया या फिर ऑर्डर जो इश्यू किया गया है, तो उसका क्या कर सकती है, एनफोर्समेंट, यानी कि उसको फोर्स में आने से पहले ही क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, स्टॉप द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड डिक्लेयर इट, एंड उसको क्या डिक्लेयर कर सकती है, इट एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, क्या उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकती है। समझ में इतनी सी बात है। अगर कोई जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर ने पास करी और एग्जीक्यूटिव ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है, और रिव्यू करने के बाद पता चला कि वो इनकंसिस्टेंट है, विरोधी है बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, तो क्या कर सकती है जुडिशरी कि उसके कोर्ट क्या कर सकती है कि स्टॉप कर सकती है उसका एनफोर्समेंट, उसका फोर्स स्टॉप कर देगी उस लॉ का, एंड उसको क्या घोषित कर देगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, असंवैधानिक। चलिए ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये क्या कहता है कि अगर कोई लॉ, ठीक है, एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नहीं एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ छोड़ो, एनी लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ है, ठीक है, तो एनी लॉ विच इज, कोई भी लॉ अगर क्या है, विरोधी है, विच इज इनकंसिस्टेंट टू दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट से क्या है, विरोधी है, देन दैट लॉ शैल बी void टू दी एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ये बात समझ में आई क्या, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कंसिस्टेंसी,
ठीक है, क्या कि अगर कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो वो लॉ क्या हो जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी, यानी कि शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इसमें एक और बात क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम कि कोई लॉ है, मान लीजिए ए कोई लॉ है, उसके कितने पार्ट है, A1 A2 A3, ठीक है, उसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, और उसमें से जो आर्टिकल मतलब जो ए आर्टिकल का जो 2 वाला जो है, ठीक है, जो इस लॉ का जो 2 वाला भाग है, ठीक है, वो क्या है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो ओनली यही वाला जो है वो वॉइड घोषित किया जाएगा, यानी कि वही वाला शून्य घोषित किया जाएगा, बाकी के दोनों क्या है, वर्क करते रहेंगे, ठीक है, बाकी के दो मान्य रखेंगे, लेकिन ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ समझ में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है कि कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, देन दैट द लॉ शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ एनी लॉ, ठीक है, is inconsistent, मतलब any part of the law is inconsistent to the fundamental right, then that part only shall be void, ठीक है, बाकी जो है, बाकी the other parts of the law will be मतलब क्या रहेंगे, प्रिवेल रहेंगे, ठीक है, वो चलते रहेंगे, ओके। चलिए उसके बाद हम क्या देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, क्या, ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है, तो ग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अच्छा मेरे को बात बताइए कि आपने ग्रहण आज तक देखा होगा, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है कि वो हमेशा रहता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में क्या होता है कि इफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि कोई पहले की लॉ है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस क्या है, इनकंसिस्टेंट है टू दी, इज इनकंसिस्टेंट टू दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सेम लाइन, इट शैल बी void to the extent of inconsistency। अब तक तो ये लाइन याद ही हो गई होगी, ठीक है, वो क्या कर दी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी, पहले की कोई लॉ है संविधान से पहले की, तो ये क्या कहता है कि जिस पार्ट के लिए इनकंसिस्टेंसी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अब एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं कि कोई भी 5 पार्ट है, ठीक है, 5 वर्ड है किसी लॉ के अंदर, और ये वर्ड की वजह से क्या हो रहा है, ये फोर्थ वर्ड की वजह से क्या हो रहा है, विरोधी हो रहा है, ठीक है, विरोध आ रहा है किसके अंदर, जो लॉ है वो किसके हो रहा है, इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स हो रहा है, किसकी वजह से, इस वर्ड की वजह से। तो अगर कुछ अमेंडमेंट्स करके, ठीक है, इफ एनी अमेंडमेंट्स, ठीक है, बाय डूइंग सम अमेंडमेंट्स इन लॉ, देन दैट इनकंसिस्टेंसी कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, सो दैट द लॉ कैन बी रीलिव, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो ग्रहण हट जाता है और वो लॉ फिर से क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम चालू करेंगे आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है। आर्टिकल 14 टू 18 में क्या पढ़ते हैं हम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, सी।